Hello everyone. So in part 2 of lecture 1 of prelims crash course for history we will be discussing Chalcolithic period. तो आई थिंक स्टोन एज आपको अच्छे से समझ आ गया हो गया। और स्टोन एज जो है वहां पे आपको कहाँ पर फोकस करना है, तो स्टोन एज के अंदर बेसिकली आपको हर पीरियड की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं उन पे फोकस करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट सबसे ज्यादा आपका फोकस रहेगा हर पीरियड की इंपॉर्टेंट साइट्स पे, उनके लोकेशन पे, और इसी के साथ साथ में उन साइट्स के सिग्निफिकेंस पे। सिग्निफिकेंस वाली जो बात हम कर रहे हैं ये आपके काम आएगी नियोलिथिक साइट्स के केस में। सो मेहरगढ़ है, बुरजाहोम गुफकराल है, चिरांड है, कोल्डी हवा एंड महागड़ा है, राइट। ये इसके अलावा पय्यमपल्ली जो है उसको याद रखिएगा, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर या डीप साउथ में आपकी जो इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है वो पय्यमपल्ली है। अतिरमपक्कम पैलियोलिथिक साइट है इन तमिलनाडु। तो ये जो चीजें हैं इन पे आपको फोकस रखना है। बिल्कुल यस, वी विल बी सॉल्विंग पीवाईक्यूज अलोंग विद दी क्लास ओनली। तो जो भी आपका रेलिवेंट टॉपिक है उससे जुड़े हुए जो पीवाईक्यूज है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि अराउंड 5 लाख BCE से स्टोन एज की शुरुआत होती है एंड इट कंटिन्यूज टिल 4000 BCE as far as the major part of Indian subcontinent is concerned। और यहां पर भी हमने बात की किस तरीके से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हमने डिवाइड किया है इन 3 पीरियड्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो आप जानते हैं कि जहां तक आपका मेसोलिथिक पीरियड है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 BCE एंड कंटिन्यूज टिल 6,000 BCE। पैलियोलिथिक फेज जो है यहां पे हम हंटर गैदरर, नॉमेडिक मैन जो है उससे मिले। और हमने देखा कि जो आपका नियोलिथिक पीरियड है, जिसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज, यहां पे हमें एग्रीकल्चर ऑन अ स्टेबल बेसिस देखने को मिलता है, जिसी के साथ साथ में सेटल्ड लाइफ जो है उसकी शुरुआत भी आपको देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच का जो ये ट्रांजिशन फेज है इसे हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसे हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। और आप यहां पे क्या देखेंगे कि ये जो नियोलिथिक पीरियड है इसके बाद में स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है, तो इसकी बात करते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे हमने लिखा हुआ है चाल्कोलिथिक पीरियड, कुछ लोग इसको कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, अब जो प्रोनाउंस करना चाहें आपकी मर्जी है। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो कैल्कोलिथिक एज है, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर बेसिकली ये 2 टर्म्स से बनी है। लिथिक का मतलब तो आपको पता है स्टोन, एंड यहां पे ये चाल्को या कैल्को टर्म जो यूज हुआ है इट इज बेसिकली फॉर कॉपर। अब आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे कॉपर इसे डिस्कवर किया गया, और डिस्कवर करने के बाद में इसका इस्तेमाल जो है वो होने लगा। अब जब कॉपर के टूल्स भी बनाए जाने लगे along with the स्टोन टूल्स, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है उसको शो करता है। ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को शुरू करते हैं। और यहां पर जो पीरियड शुरू होता है हिस्ट्री का उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैल्कोलिथिक पीरियड या कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटलिक एज। आपको पता होगा कि कॉपर या तांबा जो होता है वो हम पवित्र मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय द ह्यूमंस। So it marks the beginning of metallic age. It shows technological progress.
चालकोलिथिक पीरियड जो है ये हम देखते हैं 4000 BCE से शुरू हो रहा है as far as the Indian subcontinent is concerned, and it extends till 1000 BCE or till the beginning of the Iron Age. थोड़ा सा यहां पे एक बार कलर चेंज करते हैं. चालकोलिथिक पीरियड. आप देखेंगे कि जहां पे स्टोन एज कहानी थी, किस तरीके से हंटर गैदरर नोमैटिक मैन जो है ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ. चालकोलिथिक पीरियड में हमें फर्दर प्रोग्रेस देखने को मिलता है. यहां पे अलोंग विद द स्टोन इंप्लीमेंट्स नाउ कॉपर was being used for making the tools. A technological progress and marks the beginning of metallic age. क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो आप देखेंगे कि चालकोलिथिक पीरियड में काफी सारे रीजनल कल्चर्स जो हैं वो डेवलप हुए. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. चालकोलिथिक पीरियड के अंदर, लेट मी ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया. चालकोलिथिक पीरियड के अंदर काफी सारे रीजनल कल्चर्स जो हैं वो डेवलप हुए. एंड आप देखोगे कि कोई एक साथ नहीं डेवलप हुए. यहां पे भी आपको एक क्रोनोलॉजी जो है, एक सीक्वेंस देखने को मिलता है. और आप यहां देखेंगे कि इनमें सबसे फेमस है आपके साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर अहर बनास कल्चर. अहर बनास कल्चर. सो आप देखेंगे कि बनास नदी घाटी जो है ना, राजस्थान के अंदर जो बनास रिवर वैली है, यहां पे आपको मेवाड़ रीजन के अंदर अहर, गिलुंद है ना, उदयपुर के अंदर ये प्लेसेस देखने को मिलेंगे. सो ये एक पर्टिकुलर चालकोलिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. हम चालकोलिथिक कल्चर के बारे में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी पढ़ेंगे. बट हम यहां पे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं स्टोन एज के बाद में टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें चालकोलिथिक पीरियड देखने को मिलेगा, जहां पे अलोंग विद स्टोन कॉपर टूल्स का इस्तेमाल होने लगा. यही वो पीरियड है, चालकोलिथिक पीरियड ही, जहां पे आपको इंडिया की फर्स्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है वो भी देखने को मिलेगी. लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे. क्यों? क्योंकि देखो, पहले कॉपर की डिस्कवरी हुई, उसका यूज स्टार्ट हुआ. उसके बाद में कॉपर के अंदर टिन जो है उसको मिक्स करके एलॉय प्रिपेयर किया गया इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज. लेकिन जहां तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसर्न्ड है, आप देखोगे कि हमारे यहां पे ब्रॉन्ज का जो इस्तेमाल है वो आपके सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के लोग जो है वो कर रहे थे. तो आप क्या देखेंगे? आपका एक पूरा ट्रायंगुलर एरिया है, especially in the northwestern part of Indian subcontinent, with the core region in your Punjab Sindh area. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो is the major sites. यहां पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा, जिसकी हम बात करेंगे. तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, पहले आप स्टोन के टूल्स बना रहे हो, कॉपर की डिस्कवरी हुई है ना, फिर आपने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया, आपने देखा कि इसका क्या यूज किया जा सकता है, फिर उसके टूल्स इंप्लीमेंट्स बनने लगे. आगे चल के कुछ लोगों ने कॉपर के अंदर टिन को मिक्सचर करके एक नया टाइप का एलॉय बना लिया, ब्रॉन्ज, कांसा, जो कॉपर की कंपैरिजन में बेटर स्ट्रेंथ रखता था, ड्यूरेबल था, उसका ना बेटर स्ट्रेंथ रखता था. इसीलिए उससे बने हुए जो टूल्स हैं, इंप्लीमेंट्स हैं, दे वर हैविंग मोर ड्यूरेबिलिटी, है ना, दे वर हैविंग मोर ड्यूरेबिलिटी. तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है. आप देखोगे कि जहां मैंने आपको कहा कि जो चालकोलिथिक पीरियड है 4000 BCE से शुरू होता है एंड 1000 BCE आयरन एज तक कंटिन्यू रहेगा, जहां तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंसर्न्ड है. इसी बीच में आप क्या देखोगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की फर्स्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं. अभी बस आपको मेरा ये पॉइंट ध्यान रखना है. और दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि जिन चालकोलिथिक कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ हड़प्पा का जो मैच्योर फेस है, जो अर्बन फेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसके कंटेम्पररी थे. कुछ हड़प्पा के बाद हुए.
ठीक है, तो आप यहां पे क्या ध्यान रखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि जिन चालकोलिथिक कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं उनमें से कुछ हड़प्पा के कंटेम्पररी थे और कुछ जो हैं वो हड़प्पा के मैच्योर फेज के बाद में एग्जिस्टेंस में आए, या हड़प्पा के मैच्योर फेज के लेट पीरियड में एंड उसके बाद में एग्जिस्टेंस में आए। तो आपको कुछ चालकोलिथिक कल्चर्स मिलेंगे जो प्री हड़प्पन है। प्री हड़प्पन का मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा वाले लोग थे ही नहीं, उसका मतलब है हड़प्पा के मैच्योर अर्बन फेज से पहले। तो चालकोलिथिक कल्चर्स प्री मैच्योर हड़प्पन फेज भी हो सकते हैं, ये मैच्योर या अर्बन फेज जो हड़प्पा का उसके कंटेम्पररी भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स जो हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग अहर बनास कल्चर जो मैंने यहां प्लॉट किया है, दे बिलोंग टू पोस्ट मैच्योर, रीड इट, अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखेंगे कि अगर हम यहां पर बात करें आपके अहर बनास कल्चर की, तो अहर बनास कल्चर जो है ये 2100 से लेके 1500 बीसी का जो टाइम पीरियड है इसके बीच में हमें देखने को मिला। किस एरिया में है? सो अहर गिलुंद कल्चर या अहर बनास कल्चर बेसिकली बनास रिवर वैली के जो ड्राई जोन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के मेवाड़ रीजन में अहर गिलुंद ये साइट्स आपके उदयपुर में है। और ये कब देखने को मिला आपको? तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 2100 टू 1500 बीसी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका यहां पर आपको देखने को मिलेगा कायथ कल्चर। और ये जो कायथ कल्चर है ये बेसिकली आपकी जो चंबल रिवर वैली है उसके आसपास डेवलप हुआ। टाइम पीरियड क्या है? 2000 टू 1800 बीसीई। कायथ के इन्फ्लुएंस में यहां पे आप देखोगे मालवा कल्चर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल इंडिया में, इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और मालवा कल्चर जो है आप देखेंगे ये 1900 से 1400 बीसीई के बीच में फ्लरिश कर रहा था। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का जो ये कोंकण कोस्ट है इसको, और अगर आप विदर्भा रीजन ये जो नागपुर वगैरह इसको छोड़ दें तो आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है आपका बेसिकली आपका गोदावरी तापी रिवर, गोदावरी तापी रिवर वैलीज। तो आप देखो कि यहां पे आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा जोरवे। और इसका नाम कैसे पड़ा यहां पर? तो आप देखोगे कि जिस तरीके से आपका अहर कल्चर जो है या अहर बनास कल्चर, अहर के पीछे टाइपो साइट जो है ना, जो टिपिकल साइट है उसके पीछे नाम रखा गया है उसका। कायथ का कपितका के पीछे, कायथ एक जगह है मध्य प्रदेश में, है ना। आपका मालवा कल्चर जो बेसिकली नर्मदा रिवर के आसपास डेवलप हुआ, नर्मदा रिवर घाटी में, नर्मदा रिवर वैली के अंदर। आपका जो जोरवे कल्चर है ये बेसिकली महाराष्ट्र को, है ना, महाराष्ट्र को कंप्लीटली कवर करता था। केवल जो कोंकण स्ट्रिप है आपका, जो गोवन कोस्ट है एंड जो विदर्भा रीजन है उसको छोड़ करके। और आप देखेंगे कि ये जो जोरवे है ये बेसिकली आपके महाराष्ट्र के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट साइट है, गोदावरी नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरी प्रवरा के बैंक्स पे। तो जोरवे ये जो कल्चर है ये बेसिकली चालकोलिथिक कल्चर है। और आप देखोगे कि जितने भी चालकोलिथिक कल्चर्स की मैंने अभी तक बात की है उनमें से जो यंगेस्ट चालकोलिथिक कल्चर है ना, वो है जोरवे कल्चर एंड इट फ्लरिश्ड बिटवीन 1400 टू 700 बीसीई। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं? मेरा कहने का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा कि स्टोन एज के बाद चालकोलिथिक पीरियड आता है जहां पे स्टोन के साथ साथ में कॉपर के टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स भी यूज हो रहे थे। और मैंने आपसे यह भी कहा कि ये जो चालकोलिथिक पीरियड है आपको देखने को मिलेगा कि इसी दौरान आपका जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है
वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप होगा। द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और ये जो मेच्योर अर्बन हड़प्पन फेज है, इससे पहले भी चालकोलिथिक कल्चर्स थे, कुछ चालकोलिथिक कल्चर्स इसके कंटेम्पररी भी थे, और आप देखोगे कि कुछ जो चालकोलिथिक कल्चर्स हैं वो इसके बाद आएंगे। तो अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे चालकोलिथिक कल्चर्स की जो मेच्योर हड़प्पन फेज के कंटेम्पररी थे, तो इनमें आपको एक नाम नोट करना है। राजस्थान के अंदर गणेश्वर जोधपुरा, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, इसको जोधपुर से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो है ये राजस्थान के सीकर झुंझुनू एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, और यहीं पे आपकी जो खेतड़ी कॉपर माइंस हैं, जो आप ज्योग्राफी में पक्का पढ़े होंगे इंडस्ट्रियल टॉपिक के अंदर, तो खेतड़ी माइंस आपको यहां देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट मेच्योर अर्बन फेज जो है ना हड़प्पा का, सो मेच्योर अर्बन हड़प्पन कल्चर जो है वो गणेश्वर जोधपुरा के लोगों से कॉपर को इंपोर्ट किया करता था। और ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कब फ्लरिश कर रहा था, तो यहां पे नोट कीजिएगा 2800 टू 2200 BCE। सो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कुछ चालकोलिथिक कल्चर्स जो हैं वो मेच्योर अर्बन फेज ऑफ हड़प्पा के पहले थे, है ना, प्री, कुछ उनके कंटेम्पररी थे, एंड जो मेजॉरिटी ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं, बीट योर अहर बनास कल्चर, बीट योर कायत कल्चर और द मालवा कल्चर, आप देखोगे कि ये हड़प्पा के जो मेच्योर अर्बन फेज है उसके लेट पार्ट में या मेच्योर अर्बन फेज के डिक्लाइन के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। जोरवे इनफैक्ट आपका पोस्ट मेच्योर अर्बन फेज जो है उसी के अंदर एग्जिस्टेंस में आया है। चलो, जिन लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है ना, तो मैं हड़प्पा का आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट्स में या 3 फेजेस में उसके डेवलपमेंट को ट्रेस करते हैं। 3300, एक मिनट दीजिएगा, यहां बना देते हैं। 3300 BCE से लेकर के ये आपका 1500 BCE तक चलता है, लेकिन इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। आप देखोगे 3300 से लेकर 2600 BCE, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये प्रोटो अर्बन फेज है। तो यहां पे जो हड़प्पन कल्चर के लोग हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो भी कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बात को ध्यान रखना। प्रोटो अर्बन फेज है। नाउ ग्रेजुअली दे लर्न द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज मेकिंग एंड स्टार्टेड यूजिंग इट। और आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि ब्रॉन्ज के जो टूल्स हैं, इंप्लीमेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, है ना। तो आप यहां देखोगे कि उसका फायदा हुआ उनको। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से, जब हड़प्पन पढ़ाऊंगी तब आपको यहां देखेंगे। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ग्रेजुअली इट एंटर्ड इनटू द अर्बन फेज। अर्बन फेज स्टेज सेकेंड ऑफ डेवलपमेंट। बट फिर कुछ रीजंस, मोस्ट प्रोबेबली इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, आप देखो कि दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अराउंड 1900 BCE, एंड यहां पे हम देखते हैं पोस्ट अर्बन फेज। जब बार बार मैं कहती हूं ना हड़प्पन कल्चर मेच्योर फेज, तो मैं अर्बन फेज की बात कर रही हूं। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, गणेश्वर जोधपुरा 2800 से 22 के बीच में फ्लरिश कर रहा था, राइट। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, 2800 से लेके ये फ्लरिश कर रहा है आपके 2200 तक, 2200 BCE तक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं
कि ये आपका जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर है उसके अर्ली पार्ट में ही डेवलप हो रहा था। और गणेश्वर जोधपुरा के जो लोग हैं उनका हड़प्पन्स के साथ में ट्रेड रिलेशंस था, जहां पे हड़प्पन्स जो हैं वो उनसे कॉपर इंपोर्ट करते थे। बाकी का आप देखिए, जो मैंने आपको बाकी साइट्स बताई हैं, अगर मैं उनको यहां पर प्लॉट करूं तो आप क्या देखेंगे, जैसे अहर बनास की हम बात करें तो आप देखोगे अहर बनास कल्चर जो है वो आपको 2100 से 1500 BCE के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर 2100 से 1500 BC ये लीजिए, है ना। और इसी के साथ साथ में अगर आप देखें आपका कायथ कल्चर, तो हमने कहा 2000 से लेकर के आपका 1800 तक, तो ये आपका कायथ हो गया। उसके बाद में आप देखोगे कायथ के जो कल्चरल ट्रेड्स है वो मालवा तक पहुंचे और आपका जो मालवा कल्चर है वो फ्लरिश करने लगा। और यहां हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि आपका जो मालवा कल्चर है वो बेसिकली आपके एक मिनट दीजिएगा, आपका 1900 से 1400 तक। ओके, सो यहां पे इसको ऐसे कर देते हैं 1400 तक, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ चालकोलिथिक रीजनल कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं, वो कब डेवलप हो रहे हैं, ईदर एट द लेटर स्टेज ऑफ द मेच्योर फेज ऑफ हड़प्पा और ड्यूरिंग इट्स डिक्लाइनिंग फेज, दैट इज 1900 टू 1500 BC। इनफैक्ट जो आपका जोरवे कल्चर है वो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंप्लीट डिक्लाइन के बाद हमें देखने को मिलता है, 1400 से लेकर के आपके 700 BCE के बीच में। यहां पर बिल्कुल बिल्कुल ये सचिन, बिल्कुल यस, है ना। तो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। इस टाइप के भी देखो, वो जो मैं बोली थी ना 3 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप देख रहे हो अहर बनास कल्चर 2100 to 1500 BCE, it developed in the Mewar region of Rajasthan or the southeastern Rajasthan along the dry zones of river Banas. Kayath culture 2100 to Kayath culture 2000 to 1800 BCE along the Chambal River Valley system. Malwa along the Narmada River Valley system, and it developed between 1900 to 1400. और फिर मालवा के कुछ ट्रेड्स जो हैं, देखो कायथ के मालवा पहुंचे, मालवा के जोरवे पहुंचे, एंड जोरवे इज द यंगेस्ट ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर्स और मोस्ट रीसेंट ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर्स। और जोरवे जो है ये आपके एंटायर महाराष्ट्र को कवर करता था एक्सेप्ट फॉर द कोंकण रीजन एंड द ड्राई विदर्भा जोन, नागपुर वगैरह। आपका जोरवे कल्चर डेवलप्ड इन एंड अराउंड द गोदावरी तापी रिवर वैली सिस्टम। एंड आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो रीजनल कल्चर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल यूनिक कल्चर्स भी हैं। प्राची कमिंग टू इट, ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्टोन एज के बाद में हम चालकोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिकली मेटलिक एज की बिगिनिंग को मार्क करता है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मेन एंड इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म। इसके अलावा आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि जो चालकोलिथिक पीरियड है इसमें डिफरेंट रीजनल कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो डिफरेंट रीजनल कल्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इनमें से कुछ हड़प्पा का जो मेच्योर फेज है उसके कंटेम्पररी थे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ रीजनल चालकोलिथिक कल्चर्स हैं दे डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द मेच्योर फेज और in the declining phase of Harappan civilization or in the post-urban phase. In fact, Jorwe culture, which is the most recent of the Chalcolithic cultures, it flourished between 1400 to 700 BCE and it is basically
आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आप कहोगे कि मैम ये जो रीजनल कल्चर्स की आप बात कर रहे हो, इनका हड़प्पा के साथ में क्या रिलेशन था? जैसे हमने कहा कि गणेश्वर जोधपुरा है, उससे वो कॉपर इंपोर्ट करते थे। आपकी खेतरी माइंस कॉपर के लिए वर्ल्ड फेमस है। सीकर झुंझुनू एरिया ऑफ राजस्थान बेसिकली। आपका जो अहर है, आप देखेंगे कि अहर को बेसिकली तांबावती कहा जाता था। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में इसको तांबावती कहा जाता था। और अहर के जो लोग हैं ये कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने, है ना, उसके मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में काफी ज्यादा स्किल्ड थे। आप देखोगे कि अहर के अंदर आपको स्टोन के टूल्स एकदम नाक के बराबर मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टूल्स अहर के अंदर आपको जो मिलते हैं दे आर बेसिकली ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर यहाँ पे लोकली अवेलेबल था। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कॉपर स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी की जो टेक्निक है उसे बहुत अच्छे से सीख लिया था। आप देखोगे अहर बनास के लोग हैं, आपके मालवा के लोग हैं, इनका फिर भी हड़प्पन्स के साथ में कांटेक्ट था। लेकिन जहां तक आपका कायथ कंसर्न्ड है, आपका जोरवे कंसर्न्ड है, दे वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। दे डेवलप्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। अब आप कहोगे कि मैम आपने ये जो डायग्राम बनाया यहां पर, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। Want to draw a map of India? यहां देखो, मैंने मोस्ट ऑफ द साइट्स जो मार्क करी है अभी तक, वो कहां पर करी है? अहर बनास, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, कायथ मालवा ये, एंड आपका महाराष्ट्र। ठीक है, यहां पर तो आप देखोगे कि इस एरिया को मैंने कवर किया है। क्या बाकी एरियाज में हमें चालकोलिथिक कल्चर्स नहीं देखने को मिलता? तो बिल्कुल देखने को मिलता है। आप यहां पे देखोगे कि आपका जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया का मतलब क्या है? आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपका ओडिशा, अगर हम इनकी बात करें तो यहां पे भी आपको चालकोलिथिक कल्चर्स देखने को मिलेंगे। एंड दे डेवलप्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। कोई लेना देना नहीं था उनके साथ में इनका। लेट मी टेल यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहां पे नोट कीजिएगा प्लीज इसको। जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो चिरांड, आपने देखा था चिरांड जो है वो एक इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट भी है ना। सो बिहार के अंदर चिरांड है। एक और जगह है आपका सेनुआर, नोट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल मैप और साइट बेस्ड आ रहे हैं, है ना। पीपीटी में आपको मिल जाएगा वैसे, नो डाउट अबाउट दैट, बट फिर भी आप लिख लीजिए एक बार। चिरांड है आपका, सेनुआर है आपका, तारादीही है एंड सोनपुर। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहां पे मैंने आपको नियोलिथिक साइट्स में महेश दाल का नाम बताया होगा, वो है यहां पर। पांडु राजर धीबी है। एक मिनट, आपके अगर ईस्टर्न यूपी की आप बात करें, और मैं आपके एनसीईआरटी से ही बता रही हूं आपको, है ना, तो नोट कर लो एक बार। ऐसा नहीं है कि फिर एनसीईआरटी वाला कंटेंट भी हमें नहीं आ रहा है वहां जाके। खेरादी एंड नरहान। ऐसे ही आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि आपको ओडिशा के अंदर भी साइट्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर हम साउथ की बात करें तो मैंने आपसे एक चीज कही थी, मेरी बात को नोट करना। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डीप साउथ की बात करें, साउथ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस पर्टिकुलर एरिया की, तो यहां पर आप क्या देखते हैं? यहां पे आपका स्टोन एज की अगर हम बात करें, और इसका जो लास्ट पार्ट है नियोलिथिक पीरियड, तो आप यहां पे देखेंगे कि नियोलिथिक पीरियड साउथ में कब शुरू होता है? अराउंड 3000 BCE, और आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू रहेगा टिल 1000 BCE। उसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे आपके मेगालिथिक कल्चर्स की,
और फिर आपका मेगालिथिक के बाद यहां पे हम संगम एरा की बात करेंगे। ठीक है, साउथ में ये था सीक्वेंस। आप यहां पे देखेंगे कि जब साउथ के अंदर ये नियोलिथिक पीरियड चल रहा था, तभी यहां पे आपको चाल्कोलिथिक कल्चर्स भी देखने को, है ना, चाल्कोलिथिक कम्युनिटीज भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहां पे इसको क्या कहते हैं, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक पीरियड। गाइज, इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब चाल्कोलिथिक कल्चर्स की बात करते हैं, हम गणेश्वर जोधपुरा की बात करते हैं, अहर बनास की बात करते हैं, कायत की बात करते हैं, मालवा की बात करते हैं, जोरवे की बात करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि जो बाकी एरियाज हैं ईस्टर्न इंडिया या साउथ, यहां पर आपको चाल्कोलिथिक कल्चर्स नहीं देखने को मिलते हैं। बिल्कुल देखने को मिलते हैं। साउथ के अंदर नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कल्चर्स देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न इंडिया में भी आपको चाल्कोलिथिक कल्चर्स देखने को मिलेंगे। और आप देखोगे कि यहां पर फिर चाल्कोलिथिक पीरियड से दे विल शिफ्ट टू आयरन एज। आयरन एज, यहां पे चाल्कोलिथिक पीरियड से पहले मेगालिथिक पीरियड, और मेगालिथिक कम्युनिटीज जो है, ये बता दूं आपको, देवर ऑल्सो आयरन यूजिंग। यहां पे भी हमें आयरन एज की तरफ एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। और फिर हम यहां पे संगम एरा में चेर, चोला, पांडे चीफडम्स जो है उनकी बात करते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि गणेश्वर जोधपुरा, अहर बनास, मालवा, इनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे हड़प्पन्स के साथ, और हड़प्पा के कल्चर के कुछ इन्फ्लुएंस भी आपको नजर आएंगे। बट मोर और लेस जहां तक कायत कंसर्न है, जोरवे कंसर्न है, ईस्टर्न इंडिया कंसर्न है, सदर्न इंडिया कंसर्न है, यहां पे जो चाल्कोलिथिक कल्चर्स फ्लरिश कर रहे थे, दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ दी, दे डेवलप्ड इंडिपेंडेंट, और दे वर नॉट impacted it, है ना, they were not impacted on any large scale via the हड़प्पन कल्चर्स। अब आप कहोगे मैम ठीक है, चाल्कोलिथिक पीरियड आपने कहा कि चाल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है, और आपने ये भी कहा कि किस तरीके से ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को शो करता है, मेटालिक एज के बिगिनिंग को मार्क करता है। आपने हमें कुछ रीजनल चाल्कोलिथिक कल्चर्स के बारे में भी बताया। आपने इनका रीजन बता दिया, किस एरियाज में ये डेवलप्ड हुए, आपने हमें इनका टाइम पीरियड बता दिया। क्या इनके बीच में यही डिफरेंस है, जैसे प्राची ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, या इनके कस्टम्स और ट्रेडिशन के अंदर भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? द आंसर इज यस। न केवल ये रीजनल कल्चर्स इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन या ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है उसके बेसिस पे डिफर करते थे, एंड इनका जो टाइम पीरियड है वो डिफर करता है, दे डेवलप्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे अलोंग विथ कल्चरल सिमिलैरिटीज। कल्चरल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपके महाराष्ट्र वाले एरिया से हमें जो ग्रेव्स मिली हैं चाल्कोलिथिक पीरियड से, यहां पे ग्रेव में इंसान जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बरी किया गया है। बट वहीं पे अगर हम डीप साउथ में देखें तो आप क्या देखेंगे? वेस्ट ईस्ट अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा डेड बॉडीज का। आपको इनके डायट्री पैटर्न्स जो है ना, डायट्री पैटर्न्स में भी डिफरेंसेस नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो ईस्टर्न इंडिया है, यहां पे हमें चाल्कोलिथिक कल्चर्स में राइस एंड फिश डाइट जो है वो देखने को मिलती है। नो डाउट आपका जो वेस्टर्न इंडिया, यहां पर भी आपको मीट बेस्ड डाइट देखने को मिलती है, बट ऑब्वियसली नॉट फिश। आपको यहां वीट देखने को मिलेगा जो यहां पे कॉमनली कल्टीवेट किया जाता था बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक एंड द ज्योग्राफिकल कंडीशंस। सो इनके जो डायट्री पैटर्न्स हैं, इनके जो कल्चरल बिलीव्स हैं, उनमें भी आपको कई डिफरेंसेस नजर आएंगे। बट हैविंग सेड दैट, आप देखोगे कि जो आपका चाल्कोलिथिक पीरियड है, इसमें ये जो डिफरेंट कल्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इनमें हमें काफी सारी सिमिलैरिटीज या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी देखने को मिलती है। वाई डज द अदर रीजन्स ओके, वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो सचिन का यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैम ये बताइए कि काफी सारे जो चाल्कोलिथिक कल्चर्स हैं वो या तो मैच्योर हड़प्पन फेज में के कंटेम्पररी थे या उसके बाद डेवलप हुए, तो दे शुड हैव आल्सो एम्प्लॉयड ब्रॉन्ज। बट आप यहाँ पे क्या देखेंगे? These Chalcolithic cultures, though they developed in the vicinity of the Harappan culture, they did not learn the art of bronze making. They did not learn the art of bronze making. And in fact,
मैं बार बार जो आपको कह रही हूँ ना, कॉपर स्टोन यूज कर रहे थे, कॉपर स्टोन यूज कर रहे थे। आपको ये एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कॉपर स्टोन के अंदर भी कॉपर का भी जो यूसेज है वो बहुत लिमिटेड स्केल पे था। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर एज अ मेटल वाज ऑलवेज स्कार्स। केवल अहर जैसे जो कल्चर्स हैं जहां पे कॉपर लोकली अच्छी मात्रा में अवेलेबल था, है ना, या गणेश्वर जोधपुरा में खेतरी माइंस, यहां पे आपको कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ बाकी कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं, कायथ, मालवा, जोरवे, यहां पे अभी भी स्टोन टूल्स जो हैं दे वर प्रीडोमिनेंटली बीइंग यूज्ड, कॉपर वाज यूज्ड ओनली ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल। और इनफैक्ट देखो, एक, दे डिड नॉट लर्न द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज मेकिंग। सेकेंडली आप यहां पे क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि copper as a metal was scarce, and copper as a metal has its own limitations. The tools made up of copper are very pliant, they are not durable, they do not have much strength, so it is very difficult to work with the copper tools in the black cotton soil region of your Deccan trap, है ना, or the red soil of the eastern India. तो चालकोलिथिक कल्चर्स के लिमिटेशंस में हम ये पढ़ेंगे। अब टिन वॉज डेफिनेटली नॉट अवेलेबल, है ना, टिन को हम इंपोर्ट ही करते थे। कंप्लीटली अग्री विद यू भावना, है ना, टिन जो है वो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, उसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट आप देखेंगे कि यूज तो कर सकते थे। तो आप यहां पे क्या देखोगे, प्रीडोमिनेंटली टूल्स जो है वो अभी भी स्टोन से थे, लेकिन हाँ आपके अहर जैसे जो कल्चर्स हैं, यहाँ पे अहर की अगर हम बात करें स्पेसिफिक साइट की, तो यहाँ पे कॉपर टूल्स वर इन मेजॉरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो आपके पोस्ट मेच्योर हड़प्पन फेज में आपको जो ये चालकोलिथिक कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं, यहां से हमें ब्रॉन्ज रिकवर हुआ है, बट वो काफी लो ग्रेड ब्रॉन्ज आइटम्स यूज है ना, यूज करते थे काफी लो ग्रेड ब्रॉन्ज आइटम्स। तो पॉसिबली वो उसको शायद इंपोर्ट करते थे हड़प्पन से, है ना, पॉसिबली वो हड़प्पन से शायद उसको इंपोर्ट करते थे। तो ये तो हमेशा से ही है कि इवन हड़प्पन्स जो है उनके पास तो कॉपर भी नहीं था और टिन भी नहीं था, वो कॉपर भी इंपोर्ट करते थे आपके खेतरी माइन से, अहर से, और वो टिन भी इंपोर्ट करते थे, बट दे वर यूजिंग ब्रॉन्ज टूल्स, दो नॉट ऑन वेरी लार्ज स्केल। चालकोलिथिक पीरियड में भी आप क्या देखोगे, इस पीरियड का नाम हमने चालकोलिथिक पीरियड रखा है, तो यहाँ पे स्टोन प्लस कॉपर इंप्लीमेंट्स, और जो आपके पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पा चालकोलिथिक कल्चर्स डेवलप हो रहे हैं, अहर, बनास, कायथ, मालवा, जोरवे, यहां पे आप देखोगे कि आपके लो ग्रेड ब्रॉन्ज आइटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट दीज पीपल डिड नॉट लर्न द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज मेकिंग, these people did not learn the art of bronze making. That was the problem with them. So एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेकिंग सीखा नहीं, दूसरा आप यहां पे क्या देखोगे कि कॉपर एज अ मेटल हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, द टूल्स आर वेरी प्लायंट, दे डू नॉट हैव मच स्ट्रेंथ, एंड कॉपर वाज आल्सो इन स्कैरसिटी। ये इनके लिमिटेशंस में हम पढ़ेंगे। तो अब मैंने ये आपको एक बात बता दी है कि चालकोलिथिक का मतलब क्या है। सो चालकोलिथिक period basically marks the beginning of metallic age. Copper was the first metal to be discovered and used by men. In this period, we will see tools of stones, coppers, and low-grade bronze items. The copper tools and the low-grade bronze items were used only in a limited manner. Still, the majority of the tools were made up of stones, and this is one of the major limitations of the Chalcolithic communities. Apart from that, there are many or various regional Chalcolithic cultures. They developed at different points in time in different geographical areas, and they do not differ only on the basis of the region of their spread or the geographical area that they were covering or the time period, but also there were differences in their customs and practices like dietary patterns, their belief systems like the burial system. These Chalcolithic cultures, some of these belonged to the mature phase of Harappa, some developed at the later part or
during the declining phase of mature Harappan phase and some post that. तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ प्री, कुछ कंटेम्प्ररी, कुछ पोस्ट है। जैसे कि गणेश्वर जोधपुरा 2800 से शुरू हो गया है, हड़प्पा के मैच्योर फेज की बिगिनिंग से पहले, है ना। तो गणेश्वर जोधपुरा जो है वो मैच्योर फेज में भी कंटिन्यू कर रहा था। बट मेजॉरिटी ऑफ कल्चर्स की जो हम बात करेंगे, अहर बनास, कायथ, मालवा, जोरवे, दे डेवलप्ड ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द मेच्योर और द अर्बन फेज ऑफ हड़प्पा एंड पोस्ट दैट। बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का ने समराइज किया है। वेरी गुड सब, वेरी गुड, ठीक है। अभी गाइस लेट्स मूव एंड सी द कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे देखो, चालकोलिथिक पीपल जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, और मैं ना आपको एक सीक्वेंस बताऊंगी। आज की क्लास में जो सीक्वेंस डिस्कस करेंगे ना, सेम उसी पैटर्न पे मैं आपको पूरी हिस्ट्री कवर करवा दूंगी। आप कहते हो ना रटना नहीं है, तो इस तरीके से आपका रटना थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ देखो, थैंक यू रुचित, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर हम चालकोलिथिक एज की बात करें, सो फर्स्ट पहले इनके हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं, और उसके बेसिस पे हम पूरा इनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो चालकोलिथिक लोगों की अगर हम बात करें ना, तो ये क्या कर रहे थे, देखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की भी अगर हम बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा एक में यहां पर जो मिसिंग एनिमल है, हॉर्स इज द मिसिंग एनिमल। तो हड़प्पा के केस में भी हमें हॉर्स का कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। और आप यहां पे क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे चालकोलिथिक पीरियड में भी हमें हॉर्स का कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। हमें कुछ बोन्स मिली हैं, जो हो सकता है किसी डंकी की हो सकती हैं, या फिर आपके किसी वाइल्ड एस या गधे की हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पे यस, हमें काउ के डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा से हमें काउ के डोमेस्टिकेशन का कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। इस पॉइंट को थोड़ा नोट कर लेना। तो चालकोलिथिक पीरियड के अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में आप देखोगे वही डॉग, कैट, शिप, है ना, इनको तो डोमेस्टिकेट किया जा रहा था अलॉन्ग विद कैमल। तो बीस्ट्स ऑफ बर्डन भी यूज हो रहे थे अलॉन्ग विद। यहाँ पे हमें काउ का डोमेस्टिकेशन का भी एविडेंस मिलता है, बट यहाँ पे हमें हॉर्स के डोमेस्टिकेशन का कोई एविडेंस नहीं मिलता। बस मेजर पॉइंट है, फैक्चुअल है, तो याद रखना है। दूसरा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ साथ में ये क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम एग्रीकल्चर की शुरुआत तो नियोलिथिक पीरियड में ही हो गई थी, व्हाट्स न्यू। तो आप यहां पे क्या देखोगे कि अब एग्रीकल्चर के अंदर जो टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स हैं, दे वर बेटर। इसी के साथ साथ में डाइवर्स क्रॉप्स का कल्टीवेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आपको यहां पे डाइवर्स क्रॉप्स का कल्टीवेशन जो है वो देखने को मिलेगा। क्या क्या, तो देखो, व्हीट और बार्ले तो पहले से स्टेपल क्रॉप थी, बट अब आप देखेंगे व्हीट एंड बार्ले के साथ साथ में हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस भी मिलते हैं, स्पेशली फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया। एंड यस, राजस्थान का जो अहर है, यहां से भी हमें राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। सो आप देखेंगे व्हीट है, बार्ले है, राइस है, आपकी पल्सेस जो हैं उनको उगाया जा रहा था। अगर आप साउथ की तरफ देखें तो आप देखेंगे आपके जो मिलेट्स हैं, है ना, इनको भी उगाया जा रहा था। तो आप देख रहे हो डाइवर्स क्रॉप्स वर बीइंग कल्टीवेटेड। तो एक तो यहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स। दूसरा आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि इसी के साथ साथ में हमें कुछ और एविडेंस मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें जोरवे कल्चर की, तो आपका जो जोरवे कल्चर है, यहां से हमें एक क्रॉप रोटेशन और दूसरा इरिगेशन जो है उसका एविडेंस भी मिलता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे एक पर्टिकुलर ईयर में एक क्रॉप उगाई जा रही है, फिर दूसरे साल दूसरी क्रॉप उगाई जा रही है। इससे क्या होगा, बेसिकली सॉइल की जो फर्टिलिटी है आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। इरिगेशन चैनल्स का भी हमें एविडेंस जो है वो मिला है। नॉट ओनली दिस, काफी सारी जगह जो है वहां से हमें ग्रेनरीज भी मिली हैं।
तो ये एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट शो कर रहा है या नहीं? मनोहर, हम ना गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो हॉर्स है या वो क्या है ना? तो बिल्कुल इमेजेस में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हॉर्स है वो, है ना? अर्ली मैन की जो पेंटिंग्स हैं उसमें हॉर्स, लेकिन चालकोलिथिक पीरियड से जो आपके फॉसिल्स मिले वो हमें पेंटिंग है, ठीक है? कंप्लीटली अग्री विद यू कि जो आपकी रॉक आर्ट पेंटिंग है उसमें हॉर्सेस को दिखाया गया है ना? मैंने माउंटेड वाले आपको पिक्चर्स भी दिखाई गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो केवल पिक्चर्स हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम जब चालकोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो जो हमें फॉसिल्स मिले हैं उनको जब स्टडी किया गया है तो उसके अंदर हमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है, ना ही हड़प्पा के पीरियड से कोई कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है, सीधा वैदिक पीरियड में मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, बट अभी हमारे पास में जो नॉलेज है, जो हमारे रिसोर्सेस है, जैसे कि आर एस शर्मा की टेक्स्ट है या उपेंद्र सिंह की जो बुक आप पढ़ेंगे, तो हमारे हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि वी डू नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट एविडेंस, ठीक है? तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, मेरी बात से अग्री करते हो? एग्रीकल्चर में एक एडवांसमेंट आपको नजर आ रहा है एज कंपेयर टू नियोलिथिक पीरियड। पूरा सेंटेंस सुनो, है ना? सो एग्रीकल्चर में एक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू नियोलिथिक पीरियड। नाउ एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्जर स्केल, diverse crops were being cultivated. We have evidences of crop rotation and irrigation from some of the important sites like Inamgaon from the Jorve culture, and we have also found granaries. But इनका जो एग्रीकल्चर है, क्या उसे हम एडवांस्ड एग्रीकल्चर कह सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर जो है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था। ऐसा हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे हमें कोई भी प्लो या हो जो है वो नहीं मिला है। पॉसिबली प्लोइंग के लिए जो डिगिंग स्टिक है उसका इस्तेमाल होता था। और ये क्या बता रहा है कि एग्रीकल्चर जो है इट वॉज स्टिल एट द बेसिक लेवल ओनली। साथ ही साथ में आप एक और चीज नोटिस कीजिए, नॉट ओनली दिस, अगर हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यहां पर भी आप देखोगे दे डिड नॉट यूटिलाइज द एनिमल वेल्थ प्रॉपरली, और दे डिड नॉट यूटिलाइज द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑप्टिमली। व्हाई सो? आप देखोगे कि ये जो एनिमल्स हैं इनको मोस्टली यूज किया जाता था फॉर food purposes in the form of meat. So the animals were in general slaughtered for meat. No dairying evidence. ये लोग इनका अभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं आपके छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरियाज में जो काफी बैकवर्ड हैं, आप देखोगे कि वो लोग अभी भी अपने जानवर का दूध नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जानवर का जो दूध है केवल उसके बच्चे के लिए। तो यहां पे हमें कोई डेयरिंग का एविडेंस नहीं मिलता है ना? पॉसिबली दे वर नॉट यूटिलाइजिंग द एनिमल वेल्थ ऑप्टिमली। तो ये इनकी इकोनॉमिक के लिमिटेशंस हैं। आप देख रहे हो नियोलिथिक पीरियड की कंपैरिजन में यहां पे एक एडवांसमेंट है, एक इंप्रूवाइजेशन है, एक प्रोग्रेस है, बट एट द सेम टाइम अभी भी एडवांस्ड एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो अब क्या होगा, यहां पे जो आउटपुट है वो लिमिटेड ही है, बहुत ज्यादा सरप्लस तो यहां पे नहीं है। तो अभी क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो बाकी डाइवर्स क्राफ्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पोट्री। इनफैक्ट आपको बता दूं कि आपका जो चालकोलिथिक पीरियड, चाहो तो नोट कर लीजिएगा, आपका जो चालकोलिथिक पीरियड है इसमें फर्स्ट टाइम हमको पेंटेड पोट्री जो है उसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। सो आप देखोगे कुछ लोग जो है ना, दे वर इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ पोट्री मेकिंग। इसके अलावा क्योंकि देखो आप कॉपर के टूल्स इंप्लीमेंट्स यूज हो रहे थे, तो आप यहां पे क्या देखोगे, आपको कॉपर स्मिथ जो है वो भी देखने को मिलेंगे। आपको यहां पे वीविंग के काम में इन्वॉल्व लोग भी मिलेंगे।
ऑर्नामेंट्स बनाते हुए लोग भी मिलेंगे. सो नो डाउट people were practicing diverse crafts and activities along with agriculture, and this shows what economic progress as compared to the Neolithic period. But the economy had certain limitations. क्योंकि एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस टाइप का है, आप बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो हर कोई इंसान एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वो अपना पूरा फोकस किसी क्राफ्ट के स्पेशलाइजेशन पे नहीं दे सकता. और जब वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो आपका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो जितने लेवल पे डेवलप हो सकता था उस लेवल के बिलो रहेगा. और जब आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में वो स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो भी बहुत ही लिमिटेड लोकल लेवल का रहेगा. सो नियोलिथिक पीरियड की कंपैरिजन में चालकोलिथिक पीरियड में इकोनॉमी में एक प्रोग्रेस देखने को मिला है, एक इंप्रोवाइजेशन देखने को मिला है, बट स्टिल इकॉनमी जो है अभी भी सबसिस्टेंस इकॉनमी थी. द इकोनॉमिक कंडीशंस वर नॉट conducive for development of towns and cities. Please note this point. बस अभी कंक्लूड कर देंगे आपका, ठीक है, हो जाएगा. तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं टाउन्स एंड सिटीज आपको नहीं देखने को मिल रही है. यहां पर केवल कुछ जो जोरवे की साइड से, जैसे कि दैमाबाद है, इनाम गांव है महाराष्ट्र के अंदर आपका, है ना, दैमाबाद इनाम गांव सब महाराष्ट्र में ही है. आप यहां पे क्या देखोगे, ये प्रोटो अर्बन साइट्स हैं. दीज आर प्रोटो अर्बन साइट्स. तो जब आपसे कोई चालकोलिथिक कल्चर के लिमिटेशंस पूछता है तो आप तो बता ही रहे हैं कि कॉपर एज अ मेटल वाज स्कार्स, सो इट वाज यूज्ड ऑन अ लिमिटेड बेसिस ओनली. कॉपर जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं एज अ मेटल. They did not learn the art of bronze making even though they were in the vicinity of Harappans. This is quite surprising. है ना, हिस्टोरियंस एक्सपर्ट्स इनको स्टडी करते रहते हैं, हो सकता है हमें कुछ नया पता चले आगे चल करके. इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये चालकोलिथिक पीरियड है इसके लिमिटेशंस में और क्या है, इकोनॉमी सबसिस्टेंस इकोनॉमी है. यहां पे अभी भी सिटीज और टाउन्स डेवलप नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमी. बिल्कुल बिल्कुल प्राची, यस, है ना, हाई मोर्टेलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे. तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो इकोनॉमिक लाइफ है, क्योंकि इकोनॉमी सबसिस्टेंस लेवल की है, इट वाज नॉट कॉन्ड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. जबकि हड़प्पा, है ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो आपका सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, वहां पे टाउन्स डेवलप होंगे. मैं आपको बताऊंगी उसके पीछे का रीजन. तो हमने इकोनॉमी को यहां पे डिस्कस करा. यहां पे हमें कोई करेंसी का, कॉइन का एविडेंस नहीं मिलता. बहुत बेसिक लेवल का ट्रेड होता था, लोकल ट्रेड, और वो बार्टर ट्रेड होता था. हड़प्पन्स के साथ में आपके अहर बनास, आपका मालवा, आपका गणेश्वर, जोधपुरा इनका था, पर वो भी बार्टर ट्रेड था. कोई भी कॉइन करेंसी का यहां पे हमें एविडेंस नहीं मिलता है. नाउ इसके बाद में क्या बचा आपका, इकोनॉमी में ये पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए. नाउ मैंने कहा था सोशल लाइफ पे हम हमेशा फोकस करेंगे, और जब भी मैं आपको सोशल लाइफ पढ़ाऊंगी ना, आप देखना ये पिलर्स होंगे. सोशल स्ट्रक्चर, जहां पे हम बात करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की. स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा मतलब होता है है ना, स्ट्राटा मतलब होता है लेयर. स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सोसाइटी के लोगों को किसी पर्टिकुलर बेसिस पे लेयर्स में अरेंज करना. तो आप यहां पे क्या देखेंगे, जब हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम यहां पे सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं. अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पे क्या सिनेरियो था, हम यहां पर इसको डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि चालकोलिथिक पीपल मोस्टली क्या है, रूरल कम्युनिटीज है. ये क्लियर है आपको. सो दे वर रूरल एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज, है ना, रूरल कम्युनिटीज एग्रो पेस्टोरल. आप यहां पे देखोगे कि इनके जो घर हैं, अगर हम उनकी बात करें, सो मोस्ट ऑफ जो हाउसेस हैं दे वर मेड अप ऑफ मड ब्रिक. मड ब्रिक से बने हुए घर आपको मिलेंगे. केवल यहां पे एक एक्सेप्शन है,
गिलुंद जो अहर बनास कल्चर का है, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। बाकी आपके चालकोलिथिक कल्चर्स की जो मेजॉरिटी ऑफ साइट्स है वहां पे जो घर हैं वो या तो मड ब्रिक के बने हुए होते थे, कच्ची ईंट जो बोलते हो आप, सन ड्राइड ब्रिक, या फिर वो बने होते थे आपके वाटल एंड दाब, यानी कि आपके बेसिकली आपके थैच्ड स्ट्रक्चर्स होते थे जो झुग्गी झोपड़ी टाइप में होता है, उस तरीके से। आप एक और चीज नोटिस करोगे, मैं ये क्यों बता रही हूं उसके पीछे रीजन है। तो आप क्या देख रहे हो कि दी चालकोलिथिक पीपल वर रूरल कम्युनिटीज एंड दे वर मोस्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म, दो वेरियस डाइवर्स क्राफ्ट्स वर बीइंग प्रैक्टिस्ड, द स्पेशलाइजेशन वाज नॉट ऑफ द लेवल दैट वुड बी conducive for the development of towns and cities, and the trade and commerce was very limited, the trade volume was very low, barter trade था जो भी कुछ था वो, ठीक है। इनमें से कुछ हड़प्पन्स के साथ में भी ट्रेड करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, यस, द सिस्टम ऑफ फैमिली एग्जिस्टेड, है ना, वो नियोलिथिक पीरियड से ही शुरू होने लगा था। यस, द सिस्टम ऑफ फैमिली एग्जिस्टेड। तो यहां पे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम इनके सेटलमेंट पैटर्न की बात करेंगे। हम इनके हाउसेस को अगर देखें तो आप क्या देख रहे हो, गांव है और गांव के अंदर घर हैं। नियोलिथिक पीरियड से यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे आपको एक सेटलमेंट प्लान जो है वो देखने को मिलेगा। नियोलिथिक में क्या था, नियोलिथिक में आप देख रहे थे हैपेजेड डेवलपमेंट था, है ना। नियोलिथिक में हैपेजेड डेवलपमेंट था, किसी ने कहीं घर बना दिया, खेत के बीच में बना दिया। अब ऐसा नहीं है, अब एक प्रॉपर पूरा सेटलमेंट प्लान है जिसमें क्या होता है कि पूरे घर जो हैं वो एक एरिया में हैं और जो फील्ड्स हैं वो गांव के बाहर वाले एरिया में है। अक्सर आपने अगर गांव गए होंगे आप, है ना, अगर आप गांव गए हैं तो आपने देखा होगा ऐसा ही होता है कि जनरली पूरे सेटलमेंट वाला एरिया एक होता है और उसके आउटर पे फील्ड या खेत होते हैं। तो आप देखोगे कि अब एक सेटलमेंट प्लान आपको नजर आएगा और इस सेटलमेंट पैटर्न में भी आपको सोशल हायरार्की जो है, सोशल इनइक्वालिटी जो है, उसके ट्रेड्स बहुत क्लियरली देखने को मिलेंगे। कैसे, आप यहां पे देखेंगे कि अगर आप जाएं जैसे कि जोरवे कल्चर की किसी साइट पे, तो आप देखोगे अक्सर क्या होता था, जैसे कि गांव जो है उसके बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर घर होगा बड़ा सा और इसके आसपास छोटे छोटे से इस तरीके के सर्कुलर हाउसेस होंगे। तो यहां पे ये पॉसिबली देखो, चालकोलिथिक पीपल डिड नॉट नो दी आर्ट ऑफ राइटिंग। हड़प्पन्स को पता था चालकोलिथिक पीपल मेच्योर कल्चर है ही नहीं। आर्ट ऑफ राइटिंग कब डेवलप होती है, जब आपका इकोनॉमी अच्छा कर रहा हो, आपके पास में लीजर टाइम हो, तब आपको जरूरत पड़ेगी आर्ट ऑफ राइटिंग की। मैं बताऊंगी कि हड़प्पन्स में आर्ट ऑफ राइटिंग क्यों डेवलप हुई। आप यहां पे क्या देख रहे हो, इनको जरूरत ही नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा अकाउंट मेंटेन करना है, ना कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी इनको, और ना ही इनके पास समय है, सारे दिन लगे रहते थे खेत में। तो आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप नहीं हुई है, तो हमें कॉन्क्रीटली नहीं पता, बट हमें यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो बताते हैं कि पॉसिबली ये जो घर है वो किसी चीफ का होता होगा और उसके आसपास जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, वो रहती होगी। सो आप देखेंगे कि इनफैक्ट एक पर्टिकुलर साइट में अगर आप जाएं जैसे दैमाबाद में, तो आप देखोगे कि कुछ जो सेटलमेंट एरियाज हैं वो बहुत बड़े हैं, 20 हेक्टेयर्स के, और कुछ जो हैं वो आपको छोटे से मिलेंगे, ऐसे 5 हेक्टेयर्स या उससे भी कम। और पॉसिबली ये जो लार्जर सेटलमेंट्स हैं, ये दे यूज्ड टू डोमिनेट ओवर दी स्मॉलर सेटलमेंट्स, एंड विद इन अ पर्टिकुलर सेटलमेंट एट द सेंटर वाज द हाउस ऑफ पॉसिबली द चीफ, एंड उसके आसपास छोटे छोटे घर आम जनता के होते थे। आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी जो साइट्स हैं वहां पे, स्पेशली जोरवे कल्चर की अगर हम बात करें, क्योंकि जोरवे कल्चर को बहुत डिटेल में हिस्टोरियंस ने, एक्सपर्ट्स ने पढ़ा है, तो वो बताते हैं सेंटर में चीफ का घर था और जैसे जैसे आप पेरिफेरी में जाओगे वेस्टर्न एरियाज में, आपको वहां पे आर्टिसनल क्लास का घर मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इनका जो सेटलमेंट पैटर्न है उसके अंदर भी हमें सोशल हायरार्की और इनइक्वालिटी जो है वो क्लियरली नजर आती है। इसके अलावा इनकी जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं, जो इनके रिलीजियस बिलीव्स, कस्टम्स के बारे में हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, अगर हम उनकी बात करें
तो आप क्या देखेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड में? आप देखोगे कि इन जनरल पीपल यूज टू बरी देयर डेड, और इसमें भी डिफरेंसेस है। जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में बॉडी को बरी किया जाता था। आपके साउथ के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखोगे ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट में। इनफैक्ट आप देखोगे कि महाराष्ट्र में इनाम गांव जो है, जोरवे कल्चर की साइट है, यहां से हमें अर्न बरियल का एविडेंस मिलता है। तो क्या होता था, आप देखोगे कि जो बच्चे हैं उनकी बॉडी को इस तरीके से घड़े के अंदर रख दिया जाता था, अर्न के अंदर, या तो एक सिंगल घड़े में या दो घड़े जो हैं उनको मिला करके। इनाम गांव से इनफैक्ट हमें एक 4 लेग्ड अर्न मिला है जिसके 4 पहिए हैं, और उसके अंदर एक एडल्ट की है ना, एडल्ट के जो नीचे वाले लोअर लेग्स हैं उनको काट दिया गया है और उसका बॉडी हमें मिला है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस हैं। एक्सटेंडेड बरियल है जहां पे फुल बॉडी है, उसके साथ में आपको कुछ आइटम्स रखी हुई मिलेंगी। कुछ आपको फ्रैक्शनल बरियल मिलेंगे जहां पे बॉडी के किसी पार्ट को दफना दिया गया है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है उस इंसान का बॉडी पार्ट नहीं मिला हो, उसका भी कुछ रीजन हो सकता है। तो एक्सटेंडेड बरियल मिलेगा, फ्रैक्शनल बरियल मिलेगा, बरियल प्रैक्टिसेस में रीजनल डिफरेंसेस मिलेंगे, एंड यूनिक टाइप ऑफ बरियल मिलता है आपके जोरवे कल्चर से, स्पेसिफिकली इनाम गांव से, जहां से हमें अर्न बरियल देखने को मिलते हैं। तो बच्चों को तो इन जनरल घड़े में रखा जाता था। एडल्ट्स जो है उनका क्या किया जाता था, एडल्ट्स को इन जनरल घर के नीचे ही जमीन खोद करके दफना दिया जाता था और उसको फिर कवर कर दिया जाता था। कोई सेपरेट ग्रेवयार्ड एज सच नहीं था, सॉरी एज सच नहीं था। लेकिन यस, इनाम गांव से हमें एक 4 लेग्ड अर्न मिला है जहां पे अर्न या घड़ा मिला है जिसमें बेसिकली हमें एक एडल्ट बॉडी मिली है। चलो ये तो ठीक है, बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में हम बता रहे हैं कि अब बरियल प्रैक्टिसेस काफी एलाबोरेट हो चुकी हैं। जो डेड है उसके साथ में आइटम्स ऑफ डेली यूसेज को रखा जाता था। तो इसका मतलब क्या है, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। इसी के साथ साथ में एक और चीज आपको बताऊं, ये जो 4 लेग्ड अर्न मिला है इस पे आपको नाव और वाटर वेव्स जो है उसकी पेंटिंग मिली है। तो मटका मतलब बेसिकली घड़ा है सुराही टाइप में, और उसके ऊपर आपको वेव्स और जो नाव है, बोट है, उसकी इमेजेस मिलेंगी। और हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि इस संसार से स्वर्ग जाने के लिए आपको समुद्र को क्रॉस करना पड़ता है। तो क्या चाल्कोलिथिक पीरियड की ये पेंटिंग हमें ये शो करने की कोशिश कर रही है? हम कॉन्क्रीटली नहीं कह सकते, हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना अपना अंदाजा लगाते हैं। तो ठीक है, बरियल प्रैक्टिसेस उनके सोशल कस्टम्स, बिलीफ्स के बारे में बताती हैं। अब यहां पे मैं इसको क्यों डिस्कस कर रही हूं सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफिकेशन में, क्योंकि बरियल प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी हमें सोशल हायरार्की और इनइक्वालिटी के बारे में एविडेंस, यस बिल्कुल है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ भवसागर। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, बरियल प्रैक्टिसेस जो है ये भी सोशल हायरार्की और इनइक्वालिटी के एविडेंसेस प्रेजेंट करती हैं। कैसे? कुछ जो ग्रेव्स हैं वहां पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, एक मटका रखा हुआ है, और वहीं पे कुछ ग्रेव्स जो हैं उनमें आप देखोगे कि कॉपर के नेकलेसेस हैं, कॉपर के बैंगल्स हैं, कॉपर के नाइव्स हैं, एंड कॉपर वाज अ लग्जरी आइटम। तो इससे क्या पता चलता है कि इनका जो सेटलमेंट पैटर्न है, इनकी जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं, दे इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सोशल हायरार्की, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ड्यूरिंग द चाल्कोलिथिक पीरियड। अगर हम इनके रिलीजन के बारे में बात करें, अगर हम इनके रिलीजन के बारे में बात करें तो आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे हमें काफी सारे टेराकोटा इज बेसिकली योर बेक्ड क्ले, है ना, हमें काफी सारे टेराकोटा के फीमेल फिगर्स मिले हैं। हड़प्पा में भी ऐसे मिलते हैं, हम बोलते हैं फर्टिलिटी कल्ट से जुड़ा हुआ है, पॉसिबली ये मदर गॉडेस मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है ना। सो फीमेल फिगराइंस जो मिले हैं, माना जाता है कि ये हड़प्पा से भी जो मिले हैं, है ना, ये मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं एंड फर्टिलिटी कल्ट को डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मदर अर्थ जो है वो हम सबको पालती है, पोसती है, नरिश करती है।
रिप्रोड्यूस करती है। तो शायद जो फीमेल है उसको मदर अर्थ से कंपेयर किया गया है। टेराकोटा के बहुत सारे फीमेल फिगर्स हमें मिले हैं, और ये कहां से मिले हैं आपको? तो आप यहां पे देखोगे कि आपके मालवा से, आपके जोरवे कल्चर से ऐसे काफी सारे फिगर्स हमको मिले हैं। एंड हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनका जो यूज है वो स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए होता होगा, इनका है ना, आपके जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं उनके लिए होता होगा। कुछ मेल फिगर्स भी मिले हैं, बट जो मेल फिगर्स हमको मिले हैं दे आर वेरी लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजस्थान का ये जो अहर है ना, मालवा है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, यहां से हमें टेराकोटा के बुल फिगर्स मिले हैं। और आपको ये पता होगा कि हड़प्पन्स जो हैं उनकी इमेज, उनकी जो सील्स हैं, सील्स पे जो इमेजेस हैं, है ना, सील पे जो ये हैं एनग्रेविंग्स हैं, उनसे हमें बुल के बारे में पता चलता है। और बुल के फिगर्स भी मिले हैं हमें हड़प्पा से भी, राइट। ब्रॉन्ज का फिगर मिला है मोहनजोदड़ो से, कॉपर का भी मिला है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपका जो हड़प्पन कल्चर है वहां से भी हमें बुल के फिगराइंस मिले हैं, और आपका जो चालकोलिथिक कल्चर्स है, अहर का, मालवा का, यहां से भी हमें टेराकोटा के बुल मिले हैं। और बुल को आज भी हिंदू धर्म के अंदर पवित्र माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है। तो काफी सारे जो रिलीजियस बिलीफ्स है चालकोलिथिक कल्चर्स के, वहां पे हमें हड़प्पन इन्फ्लुएंस या हड़प्पन्स के साथ सिमिलैरिटी जो है वो देखने को मिलती है। सो आप यहां पे देख रहे होंगे, मैंने आपके साथ में यहां पर इनकी इकोनॉमिक लाइफ को, इनके सेटलमेंट पैटर्न्स को, इनके जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिस्कस किया, हाउ इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। विमेन की क्या कंडीशन थी हम कॉन्क्रीटली नहीं कह सकते, बिकॉज दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। हमारे पास जो कुछ एविडेंस है वो केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। एक और पॉइंट जो यहां पे डिस्कस करना चाहिए था, इनकी पोट्री। मैं आपको यहां पे एक इमेज दिखाती हूं, उसको देख लो, फिर हम यहां पे कंक्लूड करेंगे आज के लेक्चर को। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर एंड हड़प्पन कल्चर से हम कल शुरुआत करते हैं। फिर देखो ये, सॉरी, इसको देखिएगा एक बार। आप ये पॉट देख रहे हैं, इस तरीके का मटका जो है ये बेसिकली आपके चालकोलिथिक कल्चर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप देखोगे कि जो आपका अहर बनास है, मालवा है, कायत है, जोरवे है, ये जो प्रोमिनेंट कल्चर्स हैं इन द साउथ ईस्टर्न, वेस्टर्न, है ना, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहां पे इस टाइप की पोट्री मिलेगी जो बेसिकली रेड या ब्लैक कलर की होती थी और उसके ऊपर व्हाइट कलर से इस तरीके से पेंट किया जाता था। ईस्टर्न इंडिया के अंदर आप देखोगे, जहां तक आपका वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार कंसर्न्ड है, द पोट्री वॉज इन जनरल नॉट पेंटेड वन। और अगर पोट्री की बात कर ही रहे हैं तो आप यहां पे क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि जो मालवा कल्चर है, मालवा कल्चर की जो पोट्री है या जो मालवा सिरामिक्स हैं, दे आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी अमंग द चालकोलिथिक पोट्री। आपको ये डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइज में, डिफरेंट पर्पसेस के लिए देखने को मिलेंगे। मालवा वेयर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप, मैं आपको स्लाइड्स तो प्रोवाइड करवा ही दूंगी, ये सारी दोनों साइड्स आपको मिल जाएगी आज ही। एक मिनट, हाँ, ये प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी क्लास में आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल डू दैट इन द क्लास। एक्सक्यूज मी, यहां देखिएगा एक बार, यहां पे ना आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड पे अहर बनास की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलेगी और मैप भी है, जैसे अहर, गिलुंद, बलाथल, बागोर, ओजियाना। कायत की इंपॉर्टेंट साइट्स, कायत का पुराना नाम होता था कपित का, और ये वरहामीर जो है उनका बर्थ प्लेस भी था।
मालवा में आपको महेश्वर, नावदा तोली, नागदा, कायत, एरान देखने को मिलेगा। एंड नावदा तोली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। और आप देखोगे कि हमें यहां से डाइवर्स क्रॉप्स के कल्टीवेशन का एविडेंस मिला, एक सिंगल साइट जो मल्टीपल क्रॉप्स के कल्टीवेशन का एविडेंस प्रेजेंट करती है। जोरवे कल्चर में आप क्या देखेंगे कि जोरवे की जो लार्जेस्ट साइट है वो है आपकी दईमाबाद, और दईमाबाद और इनाम गांव जो हैं ये बेसिकली आपकी प्रोटो अर्बन साइट्स थी। दईमाबाद और इनाम गांव से हमें फोर्टिफिकेशन का एविडेंस भी मिलता है। फोर्टिफिकेशन का एविडेंस, जैसे कि ये पूरे गांव है, गांव के घर अंदर हैं और यहां पे ऐसे परकोटा या चार दीवारी बनी हुई है, फोर्टिफाइड वॉल है। अब आपको क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इनको यहां पे जो आपको मैप्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके अंदर लोकेट कर लेना है। एंड यस, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू डू इज दिस पर्टिकुलर टेबल, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जोरवे साइट्स हैं वो किस रिवर पे या किस रिवर के ट्रिब्यूटरी पे लोकेटेड हैं, जस्ट गो थ्रू इट। बाकी हम कल यहां से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। I hope you enjoyed the class.